वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 जो है उसका नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। अपना फोकस क्या है? अपना फोकस है कि बोर्ड की एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और उनको याद कैसे करें, इस चैप्टर को हम दिमाग में कैसे रखें, तो सारी बातों की चर्चा आज की क्लास में होगी। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर आप सबका अधिकार है। तो देखिए चैप्टर नंबर इस 8 जो है उसमें पहली बात क्या है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो एक शब्द इंपॉर्टेंट आ गया है अपने लिए। कौन सा शब्द है? आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं कि जनन किसे कहते हैं। कौन सा? जनन किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आप मेरे साथ बोलते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है जनन? कि जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन किसे कहेंगे? जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। एक बार और बोल लीजिए, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, अगर परिभाषा आपने लिख ली है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय आपकी नोट्स काम आएंगे। ठीक है, नोट्स जो है आपके साथ में होने चाहिए, आपके हाथ में होने चाहिए, और फिर एग्जाम टाइम में तो कुछ भी आपकी जो माइंड में है वो काम आएगा। इसलिए ध्यान से इस क्लास को देखें और नोट्स बनाते जाएं। भाई नोट्स बनाना ज़रूरी है। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक अपने को ये साइंस समझ में नहीं आएगी। तो जनन की परिभाषा आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसको हम जनन कहते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब एक और देखो, अगला टॉपिक जो आपका है यह प्रश्न बन करके आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये 3 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है और 5 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह उन्हीं का सही होगा जो एचआर सर की क्लास देखते हैं, जो रेगुलर स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि क्या जीव पूर्णतः अपने समान प्रतिकृति का सृजन करते हैं? क्या जीव पूर्णतः अपने समान प्रतिकृति का सृजन करते हैं? समझो इस बात को। क्या कहना चाह रहा है? जैसे मान लो कि कोई प्रत्येक जीव जो है ना, क्या सेम बिल्कुल अपने समान ही अपनी संतान उत्पन्न करता है क्या? तो आप क्या आंसर बताएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कारण क्या है? पूर्णतः अपने समान संतति उत्पन्न क्यों नहीं करता? इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। एक एक लाइन नोट कीजिए। तो क्या लिखेंगे कि आंसर लिखेंगे नहीं, जीव अपने समान संतति पूर्णतः अपने समान प्रतिकृति का सृजन नहीं करते हैं, अपने समान संतति का सृजन नहीं करते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न नहीं करते हैं। क्यों? देखिए कैसे, आप समझाइए कि सबसे पहले क्या है कि आनुवंशिक गुण जो होते हैं ना भाई, आनुवंशिक गुण। देखो लाइन फर्स्ट देखिए, आप लिखेंगे इसको, फिर मैं समझाऊंगा कि आनुवंशिक गुणों का संदेश कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए में निहित होता है। ये फर्स्ट लाइन है कि आनुवंशिक गुण कौन से होते हैं, आप अलग से लिख लेंगे। आनुवंशिक गुण किसे कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक गुण कहते हैं। यह शब्द आपको समझ में आ गया होगा। आनुवंशिक गुण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, जाते हैं। जैसे अपने गांव में क्या है, आप कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा गुजरता है किसी गली में से, और वहाँ पर जो अपने ताऊ जी, काका जी जो बैठे रहते हैं, जो बूढ़े वृद्धजन बैठे रहते हैं, जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो देख करके उनको बता देंगे कि ये तो फूलचंद का लड़का है। शायद पूछेंगे, अरे भैया फूलिया कोई है के? ठीक है, पूछ लेते हैं वो। ठीक है, बाप को नाम का ही है भाई, रामेश्वर है के? तो पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसकी शक्ल जो है ना वो है उस फूलचंद से मिलती है, या फिर उस रामेश्वर से मिलती है, या फिर कजोड़मल से मिलती है। ठीक है, शक्ल देख करके
संतान की शक्ल देख करके उसके माता पिता को नाम वो बता देते हैं कि ये तो उसका लड़का है या उसकी लड़की है। क्यों भाई? कि कुछ लक्षण जो हैं वो माता पिता से किस में चले गए हैं, संतति में चले गए हैं, और वो संतति में उनको दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से वो बता देते हैं कि ये उस व्यक्ति का लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं ना, उनका नियंत्रण कहां पर होता है? अपनी जो कोशिका जो होती है, अपनी जो सेल जो होती है, सेल की जो कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में जो डीएनए होता है, उनके द्वारा ये सारे आनुवंशिक लक्षणों का जो संदेश है वह उस डीएनए में स्थित होता है। एक और बढ़िया प्रश्न आया है भैया, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? कोई भी पूछ ले, डीएनए में आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित सूचनाएं किस में निहित होती हैं? तो आप बताएंगे कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों के डीएनए में आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित सूचनाएं निहित होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है कि ये आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाती है ना, तो कोशिकाओं में क्या होता है बच्चा? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। और जब विभाजन होता है ना, तो डीएनए में क्या करते हैं? ये डीएनए जो होता है, विभाजन होता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इससे पहले क्या होगा कि डीएनए जो होता है, दूसरी लाइन लिखेंगे, डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस हेतु सूचना स्थित होती है। भाई अपने शरीर में जितने भी लगभग संरचनाएं बनती है वो प्रोटीन संश्लेषण के कारण बनती है। जो भी एक्टिविटी होती है लगभग प्रोटीन संश्लेषण के कारण ये लक्षण गति करते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना किस में निहित होती है? डीएनए में। डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो देखिए दूसरी लाइन में लिखेंगे डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस हेतु सूचना स्थित होती है, और इस संदेश के भिन्न होने पर यह प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, उस समय कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अगर इस रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ भिन्नता आ जाती है ना, तो नया ही लक्षण उत्पन्न हो जाता है। वह पूरी तरह मम्मी पापा के समान नहीं होता है, कुछ ना कुछ भिन्न लक्षण उत्पन्न हो जाता है, कुछ ना कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो क्या लिखेंगे कि डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस हेतु सूचना स्थित होती है, और इस संदेश के भिन्न होने पर अगर इस प्रोटीन सिंथेसिस के समय कोई त्रुटि हो जाए, कोई संदेश भिन्न हो जाए, तो अलग से कोई नया प्रोटीन बनता है। नए प्रोटीन का यहां मतलब होता है नया लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होने के कारण ही क्या उत्पन्न होती है? संतति में विविधता या भिन्नता उत्पन्न होती है। क्या बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई? आप लोगों से पूछे कि जो संतान जो है वह अपनी माता पिता के पूरी तरह से समान क्यों नहीं होती है, एक समान क्यों नहीं होती है? तो आप क्या बताएंगे भैया? आनुवंशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं ना, उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों में निहित डीएनए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनके संदेश डीएनए में निहित होते हैं, और डीएनए जो होता है वह जब प्रोटीन संश्लेषण करता है तो अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और जब ये रासायनिक क्रिया में कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है तो कोई नया प्रोटीन बन जाता है, और नया प्रोटीन बनने के कारण उस जीव में क्या उत्पन्न हो जाती है बच्चा? भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? भिन्न प्रोटीन होने के कारण संतति में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट बात कि क्या कहना चाहता है, अर्थात जनन की मूल घटना क्या होती है? डीएनए की प्रतिकृति, रेप्लिकेशन करना होता है। डीएनए जो होता है अपने क्या होता है कि आपको समझाएंगे कि डीएनए जो होता है वो अपने समान एक कॉपी और बनाता जनन कोशिकाओं में। जब ये अपने समान एक कॉपी और बनाता, एक प्रतिकृति और बनाता ना, तो प्रतिकृति बनाते समय कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। उस त्रुटि के कारण जीव में भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति होना। अरे माता पिता में जो डीएनए है वह संतति में जाता है। अब माता पिता वाला पूरा डीएनए ही संतति में चला जाएगा।
ठीक है ना। तो माता पिता में कौन सा डीएनए बचेगा भैया? तो जो कोशिकाएं जो होती है ना, वह लक्षणों को क्या करते हैं, उसकी एक फोटोकॉपी और बनाती है, उसकी प्रतिकृति और करती है। वह प्रतिकृति क्या होती है, जनन कोशिकाओं में वह प्रतिकृति होती है और एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं ये बन जाती हैं। ठीक है, तो प्रतिकृति जब डीएनए की होती है तब क्या होता है भैया, कुछ त्रुटि हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है और जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होते हैं। और ये देखिए, जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है। एक कोशिका में 2 प्रतिकृतियां किसकी बनती हैं बच्चा? डीएनए की बनती हैं, तथा इन दोनों का अलग होना भी आवश्यक है। एक गुणसूत्र जो है 2 कॉपी में बन गया तो उनका अलग होना भी आवश्यक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कि डीएनए की प्रतिकृति के साथ दूसरी कोशिकाएं संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है। डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है ना, उसके अलावा कोशिका में और भी कई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, नए कोशिकांग बनते रहते हैं, कोई नष्ट होते रहते हैं, फिर नए बनते रहते हैं। तो क्या होता है, नई कोशिकीय संरचनाओं, दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी क्या होता रहता है, सृजन होता रहता है। जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कौन सी कोशिकाओं में क्या है, इनके साइटोप्लाज्म है वह थोड़ा कम हो जाएगा, ये कोशिकांग है वो भी थोड़े से गायब हो जाएंगे, फिर दोबारा से बनेंगे। तो इस प्रकार कई प्रकार की नई संरचनाओं का सृजन होता है। इसके बाद डीएनए की दोनों प्रतियां जो होती हैं वह क्या हो जाती है बच्चा, अलग हो जाती है। जैसे केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं वो धागे सदृश संरचनाओं में बदल जाते हैं, ठीक है ना, छोटे व मोटे हो जाते हैं, जीन विनिमय इनमें होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। आप लाइन टू लाइन ये देखते जाइए कि डीएनए की प्रतिकृति के साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है और इसके बाद डीएनए की दोनों प्रतियां क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं और एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बना लेती हैं। एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिका बना लेती हैं। प्रतिकृति के समय अनेक जैव रासायनिक क्रिया भी होती है। मैंने बताया था आपको कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए की प्रतिकृति होती है ना, तो और अनेक जैव रासायनिक क्रिया भी होती हैं, लेकिन कोई भी जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है वह पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, वही बात है कि जैव रासायनिक क्रिया जो होती हैं वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय का मतलब है पूर्ण रूप से सही नहीं होती हैं। अतः प्रतिकृति प्रक्रिया में क्या आ जाती है, कुछ भिन्नता आ जाती है। प्रतिकृति प्रक्रिया में क्या आ जाती है बच्चा, कुछ भिन्नता आ जाती है और उस भिन्नता के कारण क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती है बच्चा, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और ये विभिन्नताएं 2 प्रकार की उत्पन्न होती है। एक तो होती है बच्चा उग्र विभिन्नताएं। उग्र विभिन्नताओं का मतलब होता है अगर बहुत कुछ विभिन्नताएं ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि जो जिसके कारण वह जीव जिंदा नहीं रहता है, वह जीव क्या हो जाता है, यह जीव या कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, इसलिए उस जीव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो उग्र नहीं होती हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, जिससे उस जीव में कुछ नई माता पिता से बिल्कुल डिफरेंट विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे, ये भी लिखेंगे कि विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली उग्र विभिन्नताएं, उग्र विभिन्नताओं वाली प्रतिकृति, जो प्रतिकृति में उग्र ज्यादा ही विभिन्नता हो गई ना, ज्यादा ही भिन्न कोई विभिन्नता उत्पन्न हो गई उस प्रतिकृति में, तो वह अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है और अंततः ऐसी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि जिन कोशिकाओं में उग्र विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगी। लेकिन जिनमें अनुग्र विभिन्नताएं होती हैं, जिनमें उग्र विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, ज्यादा उग्र नहीं होती हैं, वे कोशिकाएं बनी रहती हैं तथा ये विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ये विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं और इस प्रकार ये जैव विकास का आधार बनती हैं। जैव विकास का मतलब एक जीव दूसरे जीव से थोड़ा सा भिन्न होता जाता है और कई वर्षों बाद वह एक नए जीव में बदल जाता है। तो ये विभिन्नताएं जो होती हैं वो क्या है बच्चा, जैव विकास का आधार हैं। आप लोगों से पूछ ले कि जैव विकास का आधार क्या है, तो आप बताएंगे जनन के दौरान उत्पन्न विभिन्नताएं। जनन के दौरान उत्पन्न विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इतनी सारी बातें आपकी किताब की आपने पढ़ी, क्या समझ में आया? तो मैं आपको